हेलो दोस्तों, नमस्कार। करेंट क्विज की 5वीं श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के द हिंदू और पीआईबी से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आपके लिए क्या है यहां पर देखिएगा, पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न देखने से पहले आप देखिए यहां पर, तो यहां पर देखोगे तो एक न्यूज निकली और वह न्यूज है लेदर बैक नेस्टिंग साइट कुड बी ओवररन बाई अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अर्थात इसमें यह न्यूज ये निकली है, इस न्यूज में यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नीति आयोग ने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसके चलते जो विश्व के 7 समुद्री कछुए हैं उनमें जो सबसे बड़ी प्रजाति है उसका नेस्ट यानी उसका निवास स्थान जो है वह खतरे में पड़ गया है। और इसलिए वहां से क्या है, वहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना यहां पर क्या होती है, प्रबल होती है। तो उस प्रश्न को लिया गया है। प्रश्न आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा, लेदर बैक समुद्री कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में सबसे बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट है यह आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाता है। तीसरा कथन है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3 और केवल 3। अगर इसको देखा जाए तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यह समुद्री कछुओं की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं उनमें सबसे बड़ा है। दूसरा यहां पे है कि यह आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाता है, अर्थात आर्कटिक और अंटार्कटिक में नहीं पाया जाता है। तीसरा यहां पे जो है इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत मिला हुआ है, इसलिए यहां पर आपका तीनों आंसर क्या होता है, सही होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसके से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। ये आपका जो है विकिपीडिया से लिया गया जो है कि इसका फोटो है। ये सबसे बड़ा आप देखोगे तो ये कछुआ है और खास तौर से जो लिटिल अंडमान है और निकोबार है वहां पर इसके 3 साइट्स हैं। और अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा अंडमान निकोबार के विकास का जो मेगा शिपमेंट योजना लॉन्च की गई उससे इसके आवास को खतरे में पड़ गया है और वहां के जो पर्यावरण हितैषी संगठन हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट हम लोग देख चुके थे, दूसरा भी है। अब देखोगे कि अगर हिंद महासागर में बात की जाए तो हिंद महासागर में यह केवल इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार में ही इसके आवास पाए जाते हैं। आवास को घोंसला कहा जाता है और यह भी यहां पर है 1972 के सूची में जो है सूचीबद्ध है। आगे अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दशकों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो किए गए सर्वेक्षण हैं उनसे यह पता चला कि इनकी आबादी वैश्विक स्तर पर लेदर बैक की सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनियों में से एक है। यानी जो लेदर बैक कछुए हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी कॉलोनी है वो कहां पे है, अंडमान निकोबार में महत्वपूर्ण कॉलोनियां हैं। कम से कम 3 प्रमुख घोंसले हैं, इस पे ध्यान देना और इसे मैप पे लोकेट करना। पहला है लिटिल अंडमान द्वीप पर 2 इसके घोंसले हैं और ग्रेट निकोबार द्वीप पर आपका एक हाल ही के महीनों में घोषित किया गया है। और यहीं पे जो मेगा विकास योजना लॉन्च की गई है उसके चलते ये आवास इसके खतरे में पड़ गए हैं। नीति आयोग द्वारा आपको ध्यान होगा कि महत्वाकांक्षी पर्यटन विजन और ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलेथिया बे, ध्यान देना यहां पे गैलेथिया बे जो है वो आज के न्यूज में है, इसे आपको क्या करना है, अपने मैप पे लोकेट करना ही। ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो गैलेथिया बे पे एक मेगा शिपमेंट बंदरगाह का प्रस्ताव भी शामिल है। गैलेथिया बे जो अंडमान निकोबार में पड़ता है वो कहां पे है और नीति आयोग ने वहां पे मेगा शिपमेंट योजना चलाई है जिसके चलते इन कछुओं के ऊपर क्या हो गया है, खतरा आ गया है। दूसरा प्रश्न आपका यहां से है इंडियन कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। बात समझ रहे हो, इंडियन कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। खास तौर से आपको पता होगा कि जस्टिस बोबडे के नेतृत्व में 3 जजों की खंडपीठ के सामने इस समय व्हाट्सएप और सोशल साइट्स की जो मीडिया है उनकी सुनवाई चल रही है प्राइवेसी को लेकर। तो यहां पे जस्टिस बोबडे जो है चीफ जस्टिस यानी सीजीआई ने इन सोशल मीडिया के वकीलों के सामने यह कहा था कि आप मिलियंस की फैक्ट्री हैं, यानी आपके फैक्ट्री का आकार कई खरब है, लेकिन जो भारतीय हैं, भारतीयों के लिए जो पूंजी है वो उनकी निजता है और आप इनकी निजता को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं, यह बात इन्होंने कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे ऑन मंडे सेड इंडियंस हैव ग्रेव एप्रीहेंशन अबाउट प्राइवेसी फ्रॉम फेसबुक एंड व्हाट्सएप।
People have grave apprehension about loss of privacy. You may be a 2 or 3 trillion company, but people value their privacy more. ध्यान दीजिएगा, यानी कंपनियों की वैल्यू क्या होती है, वो ट्रिलियन डॉलर में होती है, लेकिन जो आम नागरिक होती है उसकी वैल्यू उसकी निजता होती है। इसलिए आपका निजता क्या है वह महत्वपूर्ण है। और वहां से एक प्रश्न लिया गया कि निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह है ए है, यह एक मौलिक अधिकार है, बी है, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, सी है पुट्टुस्वामीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया था। वर्ष 1954 और 1960 में 62 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार नहीं माना था। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। पुट्टुस्वामीवाद में इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या माना गया था, मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया था। इसलिए आपका बी स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। यहां से अगर आप आगे देखोगे तो 1954 का MP शर्मा केस है और 1962 का खड़क सिंह का वाद है, जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की क्रमशः 8 और 6 जजों की पीठ ने निजता को मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं माना था। लेकिन आपको ध्यातव्य होना चाहिए यहां पे कि अगस्त 2016 में जो आधार वाला वाद था, उसी आधार वाले वाद की सुनवाई करते समय जस्टिस पुट्टुस्वामी का वाद जो निकाला गया था, उसमें यह कहा गया था, 9 जजों की खंडपीठ ने यह कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है क्या है, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और वहीं से चीजें क्या होती हैं, निकल के जो है आती हैं। और यहां पे आपको इसको देखना है कि उसको लेकर क्या सुनवाई चल रही है। अगले प्रश्न पर आया जाए तो अगला प्रश्न आपके म्यांमार से है, सी क्विकी टू फेस कोर्ट दिस वीक लायर। बात समझ रहे हैं, म्यांमार डिपोज्ड लीडर, यानी म्यांमार में जिन्हें कैदी बनाया गया है, जिन्हें नजरबंद किया गया है, आंग सान सू की विल अपीयर इन कोर्ट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस दिस वीक। यानी जो है उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। वहां की शासन को जो शासिका थी वहां की आंग सान सू की, वहां की नेता थी, उन्हें नजरबंद किया गया वहां की सेना के द्वारा। 1 फरवरी 2 फरवरी से यह घटना संचालित हो रही है। इस पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है। आप इस घटना को देखने के लिए वहां पे आप कवर्स कर सकते हो। यहां पे न्यूज ये है कि अब उनके मामले को क्या किया जा रहा है, कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपना मत रखना है। इस आधार पर यहां पे एक क्वेश्चन लिया गया कि भारत और म्यांमार दोनों निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, आसियान के, बिम्स्टेक के, सार्क के या उपर्युक्त में से किसके। ध्यान देना, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, सी है 1, 2 और 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहां पर देखोगे तो भारत आसियान का सदस्य नहीं, बिम्स्टेक का है और सार्क का है और वो भी है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बातें इसमें आती हैं। आसियान के बारे में देखोगे तो आसियान का भारत सदस्य नहीं है, परंतु 1992 में भारत आसियान का एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना था और 1996 की बात की जाए तो उसमें ARF का सदस्य भी बना था। आगे अगर आप देखोगे कि आसियान के कौन कौन से देश हैं तो यहां से ऊपर से देखोगे म्यांमार है, फिर आपका लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। कुल मिला के ये 10 देश हैं जो किसके हैं, आसियान के सदस्य देश हैं। दूसरा संगठन जो यहां पे चर्चा में है वह ध्यान दे रखिएगा कि म्यांमार जुलाई 1997 में उसका सदस्य बना था। म्यांमार भारत और आसियान के बीच क्या करता है, एक पुल का कार्य करता है, यानी दोनों के बीच संबंधों को बनाए रखता है। दूसरा संगठन था बिम्स्टेक था। दिसंबर 1997 में म्यांमार बिम्स्टेक का क्या बना था, सदस्य बना था। म्यांमार और बिम्स्टेक के बीच मुक्त व्यापार समझौते का एक हस्ताक्षर करता भी है। और ध्यान रखिएगा कि म्यांमार के ज्यादातर व्यापार जो होते हैं वो किसके साथ होते हैं, जो थाईलैंड है। अब अगर यहां पे बिम्स्टेक की चर्चा की जाए तो ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना बंगकोक डिक्लेरेशन किसके द्वारा होती है, तो बंगकोक घोषणा है और उसी घोषणा के द्वारा बिम्स्टेक की क्या हुई थी, गठन हुआ था 1997 में। और उसमें अगर आप सदस्य देशों को इसको देखना चाहें तो आपके सामने दिखेगा, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, ओके, म्यांमार है। तो श्रीलंका इज द करेंट चेयर। ध्यान देना, वर्तमान में बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। और इसकी पहली समिट जो हुई थी वो कहां पे हुई थी, तो पहली इसकी मीटिंग थाईलैंड में हुई थी। अगर पूछा जाए कि बिम्स्टेक की पहली मीटिंग कहां पे हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। ये कौन सा संगठन है, स्टैंड फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर आप देखोगे कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है तो 22% जो है, विश्व की 22% आबादी इस संगठन में क्या होती है, कवर होती है। कंबाइंड जीडीपी अगर आप देखेंगे यहां पे तो $2.7 ट्रिलियन की है
1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस, इसी क्षेत्र से क्या होते हैं, यहां पे जाते हैं। इसके जो है 6 फोकस एरिया है। पहला व्यापार है, तकनीकी है, ऊर्जा है, परिवहन है, पर्यटन है और मत्स्य है। अगले प्रश्न पे अगर आपको देखना होगा तो मेकांग गंगा सहयोग की बात होती है। मेकांग गंगा सहयोग जो है वर्ष 2000 में इसे स्थापित किया गया था, और उसके देशों को देखोगे तो इंडिया आपका आता है, म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, कंबोडिया आता है और वियतनाम आता है। ये 6 सदस्य हैं जो आपका कहां पे आते हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम द्वारा जो है यह एक पहल है। चलिए आगे अगर आपको सार्क की मैं बात बताऊं तो सार्क में आपको ध्यान देना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये सब क्या है, ये आपके सार्क के सदस्य देश हैं। जो सभी संगठन थे वो सभी संगठन इसमें क्या हो गए, कवर हो गए। अब यहां से आपको आगे ले चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेशी अथॉरिटीज सेंड मोर रोहिंग्या टू आइसलैंड। रोहिंग्या समस्या आपको पता होगा जो क्या है, म्यांमार के रखाइन द्वीप में संबंधित है और वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, और म्यांमार की अधिकांश संख्या जो है वो बौद्ध धर्म है, और वहां से वो उनको क्या कर रहे हैं, हटा रहे थे। तो बांग्लादेश ने क्या किया था, एक द्वीप का निर्माण किया था जहां पे उन्हें भेजा जा रहा है। वही न्यूज है कि उनकी जो है उन्हें भेजा जा रहा है। सवाल यहां पर यह पूछा जा सकता है कि वह द्वीप कहां पे है, इसको भी आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे कि भाषण 4 जो है एक आइसलैंड है जिसे डेवलप किया गया है। कौन सा है, आइसलैंड भाषण 4 एक द्वीप है, और इस द्वीप को विकसित किया गया है जहां पे बांग्लादेश क्या कर रहा है, रोहिंग्या को ले जाके बसा रहा है, और अब तक 7,000 से अधिक रोहिंग्या रिफ्यूजी वहां पे जा चुके हैं। उसी के आधार पे प्रश्न बनाया गया कि यहां पे आपको बताना है कौन जो है सही ढंग से मिलान करता है, भारत में रोहिंग्या, म्यांमार में ओंगी, इंडोनेशिया में गारो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना यहां पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से क्यों ही नहीं, क्योंकि भारत में रोहिंग्या नहीं है, म्यांमार में रोहिंग्या होगा। ओंगी आपकी जो है अंडमान निकोबार की एक जनजाति है, गारो आपकी गारो पहाड़ी पे पाई जाती है, देख लीजिए। रोहिंग्या कहां है, म्यांमार का एक जनजाति समूह है, यह ज्यादातर म्यांमार के पश्चिमी तट यानी राखाइन जो राज्य है वहां पे पाए जाते हैं। इनके बारे में बाकी बातें आपको पता है। ओंगी जो है यह लिटिल अंडमान के स्वदेशी लोग हैं जिनकी संख्या वर्तमान में क्या है, 100 से भी कम है, और परंपरागत रूप से ये लोग शिकारी हैं। गारो की बात की जाए तो यह एक उत्तर भारत की क्या है, पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो मूल रूप से मेघालय राज्य के गारो पर्वत श्रृंखला पे पाई जाती है। ये उसका जो है आपके सामने गारो का फिगर्स दिख रहा होगा। ये अलावा जो है कि अगर आप देखोगे तो असम के भी कुछ जिलों में ये पाए जाते हैं। आगे अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न जो है, यह प्रश्न आपका लिया गया है पीआईबी से, और पीआईबी में आप देख रहे होंगे कि भू अधिग्रहण तथा भू आकाशीय डाटा निर्माण को शामिल करने वाली नीतियों को उदार बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है। अर्थात यहां पे प्रधानमंत्री का एक स्पीच है, और उस स्पीच के आधार पर यह प्रश्न लिया गया है कि भारत में भू स्थानिक आंकड़ों और मैपिंग नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसे प्रयोग करने के लिए भारतीय संस्थाओं को किसी भी तरह की मंजूरी या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा है, इससे निर्माण, खनन, स्थानीय उद्यम, किसानों, छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। तीसरा है, इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1, 2, 3। तो ध्यान दे रखिएगा, यह बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि इसके मंजूरी या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे निर्माण, खनन और उद्यम का जो है जो छोटे कारोबारी होंगे उनको लाभ मिलेगा, और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यहां पे ऑप्शन आपका डी क्या होता है, सही होता है। ध्यान रखिएगा, भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मद्देनजर रखते हुए और उसको वास्तविक आकार देने के लिए, देश के 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो खनिजों का भू स्थानिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी जो है आंकड़े और मैपिंग के नियमों में क्या किया गया है, ढील दिया गया है और इसे उदार बनाया गया है। इससे कृषि से लेकर वित्त निर्माण, खनन, स्थानीय उद्यम और किसानों से लेकर छोटे कारोबारियों तक बड़े निगमों को फायदा मिलेगा। नदियों के जुड़ाव से लेकर औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने, पुलों के निर्माण और स्मार्ट पावर सिस्टम लगाने जैसी विभिन्न परियोजनाओं में मानचित्रण, सटीक भू स्थानिक डेटा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इस प्रकार देखा जाए तो इससे जो नियामकीय प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटाया गया है और लाइसेंस मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है ताकि कंपनियां इस क्षेत्र में आगे आए और इन सुविधाओं का उन्हें लाभ मिल सके। तो आज के पेपर से ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आपके काम की थी और इसको क्विज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद है आपको यह पहल पसंद आई होगी। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।